आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने वयं संस्कृतमहोत्सवं मन्यामहे। अस्मिन् पंचम दिवसस्य कार्यक्रमे अद्यतनीये विशिष्य अस्माकं पुरस्तात् आभासिकपटले विराजमाना परमादरणीया श्रद्धेया भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदया प्रोफेसर मांडवी सिंह महोदया, अहम एतासाम् अत्र छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान पक्षतः राज्य पक्षतश्च आयोजन समिति पक्षतः सुस्वागतम् अभिनंदनम् वंदनम् आचरामि। महोदयानाम् अस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृत महोत्सवे अभिनंदनं वर्तते। धन्यवादाः। इतोपि अस्माकं पुरस्तात् विराजमानाः सन्ति प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा महोदयाः। संस्कृतादि विषयेषु कृत भूरि परिश्रमाः तादृशाः विद्वांसः अत्र विराजन्ते। अहम् एतेषां प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य स्वागतम् आचरामि। इतोपि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यक्षा डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया अपि अत्र विराजन्ते। अहं तासामपि स्वागतं व्याहृत्य अत्र अभिनन्दनम् आचरामि। इतोपि अस्माकं संस्थानस्य संगठन सचिवाः आचार्य श्री मुकेश चौबे वर्याः अत्र विराजन्ते। अथ च कोरबा मंडलांतर्गतस्य संयोजिका निशा महोदया, सारंगढ़ मंडलांतर्गतस्य दिव्य महोदयाः दिलेश्वर महोदयाः अत्र दिव्येश्वर महोदयाः विराजन्ते। संजय गुप्ता महोदयाः विराजन्ते। अन्येपि सर्वेपि श्रोतारः अत्र प्रतिदिनम् आगत्य सोत्साहेन संस्कृत महोत्सवम् अत्र स्वीकुर्वन्ति आचरन्ति। तदर्थम् अहं समेषां धन्यवादं स्वागतं व्याहृत्य अधुना सकार्तज्ञेन अहं प्रार्थयामि महोदयां सिंह महोदयाम् अधुना अस्मान् समुद्बोधयन्तु इति। अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य विषयः निर्धारितः वर्तते नाट्यशास्त्रस्य संस्कृते दृष्टिः। भवत्याः नाट्यशास्त्रविषये महती गति वर्तते, अनुभूतं च, अतएव अस्मान् समुद्बोधयन्तु इति निवेदनम्। आदरणीया सिंह महोदया, प्रणामाः। जी, आप सबका मैं प्रणाम करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी जी आ रही है जी। और संस्कृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मुझे कुछ बोलने के लिए डॉक्टर पूर्णिमा ने कहा, और मुझे लगता है कि मैं जैसा आपको सुन रही थी अभी, इतना अच्छा संस्कृत, इतना अच्छा वातावरण, और मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, पर यह है कि मैं अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए ज़रूर चाहूँगी कि मैं ऐसी चीज़ों को सुनूँ, आप लोगों के साथ मेरी भागीदारी रहे। पर नाट्यशास्त्र के लिए डॉक्टर पूर्णिमा कह रही थी, नाट्यशास्त्र के बारे में 2 शब्द ही कुछ बोलूँ, उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मेरी शिक्षा हो रही थी, प्रारंभ हुई थी बस, और डॉक्टर प्रोफेसर पीडी आशीर्वादम जो अंग्रेजी विषय के स्कॉलर थे, और ऐसा संयोग था कि वो नृत्य के भी एक अच्छे विद्वान थे, कथक नृत्य के। और चूंकि वो कलाकार के साथ एक शिक्षाविद रहे, तो हमारी ट्रेनिंग भी उनके साथ उस तरीके से ही हुई। और नाट्यशास्त्र को के बारे में पहली बार सुनने का अवसर उनके ही द्वारा मिला। और बड़ा आश्चर्यजनक एक घटना मैं बताऊं आपको कि उनके पास एक वो साउथ इंडियन थे, और एक पुस्तक थी नाट्यशास्त्र की, डॉक्टर पोनंगी श्रीराम अप्पा राव की। बाद में मुझे राइटर का नाम पता चला, बहुत बाद में। तो वो पुस्तक उनके सामने होता था, और हमारा जो भी सिलेबस था, ऐसा लगता था कि इसमें सब कुछ है।
ग्रंथ को देख के वो हमको बताते थे। फिर धीरे से उन्होंने बताया कि ये नाट्य शास्त्र है। तो नाट्य शास्त्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि वो जिज्ञासा का ही परिणाम है। संतों का, मुनियों का, उनके मन में जो जिज्ञासा थी, उसी के परिणाम के तहत नाट्य शास्त्र की रचना हुई। और वो जिज्ञासा भी मेरे मन में, वो नाट्य शास्त्र को लेकर मेरे गुरु के साथ हमेशा रही, कि इसमें क्या, ये क्या ग्रंथ है अद्भुत, जिसमें कला के हर एक शंका का समाधान है। तो इस रूप में मेरा नाट्य शास्त्र का परिचय मेरे साथ हुआ। और वो महान ग्रंथ है। जैसा उस कब लिखा गया, क्या हुआ, मैं क्या बताऊं। डॉक्टर पूर्णिमा है और वो बहुत अच्छी विद्वान है, विदुषी हैं। मैं तो जब खैरागढ़ विश्वविद्यालय में रही तो अपने स्टूडेंट्स को कहती थी कि उनके साथ जाइए, और चाहे संस्कृत की बात हो, चाहे नाट्य शास्त्र की बात हो, या नाट्य शास्त्रीय जो ग्रंथों की बात है, हमेशा उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या की। और मैं क्या ज़्यादा बोल सकती हूँ। पर अभी देखिए, यूनेस्को ने नाट्यशास्त्र, गीता के साथ नाट्यशास्त्र को विश्व धरोहर कहा। और हम सबको, हम सब के माध्यम से, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को नाट्यशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। क्योंकि यदि हम कला से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि नाट्यशास्त्र को जाने बिना हम उस कला की गहराई को नहीं समझ सकते। आचार्य भरत कहते हैं कि नाट्य ऐसी विधा है जिसमें सब कुछ है, कला है, शिल्प है, शास्त्र है, संगीत है, सब कुछ है। और उस नाट्य का विवरण नाट्य शास्त्र में दिया हुआ है। और नाट्य शास्त्र नाट्य की विधि या तकनीक के बारे में ही नहीं कहता, वो भारतीय दर्शन के बारे में भी उतना ही बात आचार्य भरत करते हैं। और बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन नाट्य शास्त्र में कला के बारे में, अभिनय के बारे में, और कला के दोनों पक्ष को, चाहे शुद्ध कला की बात करें या अभिनय की बात करें, दोनों पक्षों में आचार्य भरत ने इतना सूक्ष्मतम विवरण दिया है कि विस्मय हो जाता है जब भी पढ़ें। और आज के संदर्भ में भी मुझे लगता है कि वो उतना ही मायने रखता है। तो ऐसा ग्रंथ जिसका आज भी लगता है इससे पृथक कोई चिंतन दिखता नहीं है हमको, कि जो नाट्य शास्त्र में ना हो। तो डॉक्टर पूर्णिमा भी हैं और आप सब भी, मेरा परिचय आप लोगों से नहीं है, पर मुझे लगता है आज सवेरे से मैं सिर्फ नाट्य शास्त्र को सोच रही थी, मेरे पास टाइम होता नहीं। आज भी आके मैं सीधे सीधे बैठ गई, मुझे लग रहा था कि कितने विद्वान होंगे और बात कहेंगे, और मैं तो बिल्कुल। और इस पद में रहने के बाद मुझे लगता है कि वो आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है कि किसी ज्ञान के बारे में हम चर्चा करें। ये पद बड़ा मुश्किल है कुलपति का, कि आए दिन ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है कि व्यवस्था में ही लगा रहता है मन। तो चिंतन की बात डॉक्टर पूर्णिमा कह रही थी कि आप कुछ बोलिएगा। चिंतन की बात अब ज्यादा कुछ रह गई नहीं है पूर्णिमा, बट नाट्यशास्त्र को जब भी देखा है, जब भी देखने की कोशिश किया है, तो वो विस्मय तो मेरे दिमाग में होता है। पर ना जाने कितनी संभावनाएं नाट्यशास्त्र के माध्यम से हमेशा विकसित हुई हैं। जब भी देखा, और मुझे लगता है कि ये ईसा पूर्व 100 साल या 200 साल पहले से हम नाट्यशास्त्र का दूसरी शताब्दी से ईसा बाद तीसरी शताब्दी या चौथी शताब्दी तक हम इसकी परिकल्पना करते हैं। उस समय जो नाट्यशास्त्र का चिंतन था, मुझे लगता है कि नाट्य एक स्वतंत्र परंपरा के रूप में ईसा पूर्व भी विकसित हो चुकी थी। नाट्यशास्त्र ही उसका प्रमाण है। और इतना सूक्ष्म अध्ययन, इतना समृद्ध अध्ययन, इतनी गहराई के साथ, आध्यात्मिक चिंतन के साथ, तभी ये परंपरा आज तक एक से दूसरे तक जो पहुंचते रही है और प्रवाहित होती रही है, उसका एकमात्र कार्य नाट्य शास्त्र है। और उसका जो व्याकरणी मतलब सिद्धांत है, इतना गहरा है। तो उसको अब विश्व धरोहर की बात जो हमने सुनी हो, तो हमारे लिए, हमारे भारत देश के लिए बड़ा गौरव की बात है। और
शायद डॉक्टर पूर्णिमा इससे सहमत भी होंगी। कला के विद्यार्थियों को, संगीत के विद्यार्थियों को, नाट्य शास्त्र को स्वतंत्र रूप से एक पेपर मुझे लगता है कि पढ़ना आवश्यक है और पढ़ना चाहिए, क्योंकि नाट्य शास्त्र के ऊपर बाकी के जो जो ग्रंथ लिखे हैं उसका आधार भी नाट्य शास्त्र ही है। तो ये बात मैं रखना चाह रही थी। और इनके ऊपर कितनों ने नाट्य शास्त्र के ऊपर टीका लिखा है। बाबूलाल शुक्ल शास्त्री की बात करें या वल्लभ मिश्र है शायद, उनका, सुरेंद्रनाथ नाथ दीक्षित का, इन सब ग्रंथों को भी मेरे को देखने और पढ़ने का मौका मिला। पर नाट्यशास्त्र हमेशा मेरे लिए एक कौतूहल का विषय रहा है। मुझे लगता है कि मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं। आप लोग, आज आज का विषय और क्या है? नाट्यशास्त्र मुझे बोला, कहा गया था बोलने के लिए, पर इसके अलावा और क्या है? मैं पूछूं, जी, जानूं कुछ? आज आप आपका ही बताइए। वक्तव्य सुनने के लिए हम लोग उत्सुक हैं। तो आपने जी। गलत सिलेक्शन कर लिया, नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं। बहुत ज्यादा मैं समय नहीं दे पाऊंगी, पर नाट्य शास्त्र के लिए ये मेरे विचार हैं। और अब देखिए कि जहां से 2 अध्याय के बाद जो पूर्व रंग की बात होती है, या हम तांडव नृत्य लक्षण की बात करते हैं, ये बिल्कुल मैं सोच के बता रही हूँ, बहुत ज्यादा अध्ययन अभी अभी तुरंत मैं नहीं कलेक्ट कर पाऊंगी। रस की बात है, भाव की बात है, और उसके बाद जब अभिनय शुरू होता है, और अभिनय मुझे लगता है 8वें अध्याय के बाद न जाने 8-10 अध्याय तक अभिनय का चला है। और आचार्य भरत हमेशा एक बात उनकी बड़ी, मतलब कहना चाहिए कि ऐसा चिंतन इतने अद्भुत विद्वान का, कि हमेशा वो खुला रखते हैं। वो कहते हैं कि समय के अनुसार इसका और विस्तार किया जा सकता है, इसके आगे सोचा जा सकता है। ऐसे अद्भुत विद्वान कहते हैं कि चाहे अभिनय का जब भी हम पढ़े अध्यायों में, विभिन्न अध्यायों में, तो प्रकार यदि बता रहे हैं, वो अभिनय के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि समय के अनुसार इसका आगे भी विस्तार किया जाता है, इसको सोचा जा सकता है। तो इतनी संभावना उन्होंने रखी आचार्य भरत ने। और कला को नाट्यशास्त्र के बिना सोचा ही नहीं जा सकता, उसका चिंतन अधूरा ही है। तो आज इस समारोह में, संस्कृत महोत्सव के माध्यम से, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम नाट्यशास्त्र का जितना ज्यादा अध्ययन करें, चिंतन करें, उस पर इस तरीके की चर्चा, बहुत विद्वानों ने लिखा, मैं तो विद्वान ऐसी हूं नहीं, मैं सिर्फ कला की, कहना चाहिए, एक विद्यार्थी हूँ, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। और ऐसा मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे नृत्य भी सीखने का जो अवसर जिनसे मिला, वो परंपरागत कलाकारों से ही मिला, जिनके घर से वो कला निकली है। तो नाट्यशास्त्र और इस कला का जब संयोग देखती हूँ, और ऐसे गुरुओं का चिंतन देखती हूँ, जिन उनकी मौखिक परंपरा चली आ रही थी। आप देखिए कि आज से 2000 से भी ज्यादा वर्ष पहले नाट्यशास्त्र लिखा गया, तो एक परंपरा चली आ रही थी, तभी आचार्य भरत ने उसका शास्त्र बना, नाट्यशास्त्र बना। और मुझे लगता है कि वो परंपरा अभी भी चली आ रही है। अचानक कथक के गुरु जब कहते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कि आचार्य भरत कहते हैं कि हाथ का जब संचालन हो, हाथ का चाहे नृत्य में हो चाहे नाट्य में हो, तो शरीर से कितना दूर रहना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। वो कहेंगे कि आप एक बीते का लगाएंगे, उसका माप लगाएंगे कि उसके बाद हाथ का संचालन किया जाना चाहिए। अचानक कथक के गुरु कहने लगे कि ये एक बीते का, जबकि उन्होंने नाट्यशास्त्र को कभी देखा नहीं होगा, पर उन्होंने कहा कि ये जो संचालन होना चाहिए, हाथ से एक बीते के दूर में होना चाहिए। आचार्य भरत का नाट्यशास्त्र पढ़ते समय, वही अभिनय वाला अध्याय पढ़ते समय, अचानक एक दिन मुझे दिख गया कि आचार्य भरत कहते हैं कि एक बीते
दूर से हाथ का संचालन किया जाए। तो अब देखिए कि ये परंपरा जो मौखिक चली आ रही थी वो आज भी है। इन गुरुओं ने इन ग्रंथों को देखा नहीं होगा, पर उस ग्रंथ का जो आधार है ये मौखिक परंपरा है। और मुझे लगता है कि आचार्य भरत को कितना गहन इस पर अध्ययन रहा होगा, इन कलाओं पर भी, कि सारी चीजों को, रस को, भाव को, अभिनय को और काव्य के व्याकरण को भी उन्होंने, क्योंकि काव्य को इन कलाओं से अलग हम देख नहीं सकते, उन्होंने उनका चिंतन, उनकी सोच, और ये जैसे ही यूनेस्को का की घोषणा हुई कि नाट्य शास्त्र को विश्व धरोहर माना जाए, तो आप सोचिए कि किस गहराई से इस पर चिंतन किया गया होगा, तभी इतना बड़ा सम्मान और उसका रजिस्ट्रेशन उसमें यूनेस्को में किया गया। तो ये हमारे लिए, और पंचम वेद कहा गया है नाट्य शास्त्र को, जो सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद की बात, उसके बाद पंचम वेद की बात कहते हैं। और वो ऋषियों की जिज्ञासा ही थी कि जब वो कहते हैं कि क्रीडने अग्निच्छामो दृश्यम श्रव्यम च यद भवेत्, हमको ऐसी क्रीड़ा दिखाइए जिसको हम देख भी सके और सुन भी सके, और उसी के आधार पर नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। तो ये अद्भुत ग्रंथ है, और इसको सिर्फ नाट्य शास्त्र है और ये कला से जुड़ा हुआ है ये ना हो, इसमें अद्भुत संभावनाएं हैं, इसमें भारतीय दर्शन की चिंतन की बात कही गई है। तो आप जैसे जो विद्वान यहाँ हैं, मुझे लगता है कि इसमें नाट्य शास्त्र पे और हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ बस और कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से सार गर्भित बहुत सारे विषयों को आपने सहजता से, सरलता से स्पष्ट किया। और आप सबसे पहले धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपने समय दिया और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके आप यहाँ तक पहुंची महोत्सव में, और आपको हम सुन पाए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया जी। मैं उनको सादर निवेदन करता हूं कि महोदया का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए नाट्य शास्त्र के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नृत्तावसानेन राजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामान् सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अद्य संस्कृतमहोत्सवस्य पञ्चमे दिवसे अस्माकं मध्ये कलानाम् एव अधिष्ठात्री साक्षात् वाग्देवी रूपिणी डॉक्टर आचार्या अस्माकं कृते एव ज्येष्ठा अग्रजा मांडवी महोदयायाः अधुना अद्य अस्माभिः कलारसरूपेण रसास्वादनम् एव कृतम्। वस्तुतः मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशालिनी मान रही हूँ, क्योंकि मैं आचार्य के सामने कुछ भी नहीं हूँ। और मैंने केवल कल उनको निवेदन किया था, बस एक ही दिवस का समय था, और आपने मेरे और इस संस्था के आग्रह को स्वीकार किया, और काफी इतनी अधिक व्यस्तता के बाद भी आपने यहाँ समय दिया। और सबसे बड़ी बात कि इतनी सहजता, क्योंकि जो कला मर्मज्ञ होते हैं उनमें स्वाभाविकता और सहजता स्वयमेव आ जाती है। तो कलाकार के मन में कला स्वयं बोलती है, और इसका साक्षात प्रमाण हमने आचार्य मांडवी मैम के रूप में देखा कि मैंने सिर्फ एक बार मैम से बात की, और ये मेरी एक गलती, मेरी एक भूल भी थी
कि बहुत अंतराल मैंने मैडम को नहीं दिया उस विषय के संदर्भ में, या पर बहुत पहले मैंने उसकी चर्चा पूर्णिमा नहीं। 1 मिनट आप सुनिएगा। आप सबको बताऊं कि मेरी जो जिज्ञासा होती है मैं डॉक्टर पूर्णिमा से बात करती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि पूर्णिमा ये क्या है, आप सामने है। तो खैरागढ़ में थी वो अलग बात है, मैं लखनऊ से पूछती हूँ। मुझे इतना भरोसा है, मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ इतनी, मतलब ज्ञाता हूँ नहीं, तो मैं हमेशा संस्कृत की बातें या नाट्य शास्त्र की बात हो, यहाँ तक एक छोटी सी बात बोलूं कि गीता का एक श्लोक था जो खैरागढ़ विश्वविद्यालय में राधा कृष्ण का एक मंदिर है, और वो खैरागढ़ रियासत जब हुआ करता था तब से बना है। और उसमें मैं भूल रही हूँ, गीता का एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। उसमें जो ब्रज की बात है मुझे समझ में नहीं आता था क्या है, और ये राधा कृष्ण जी की जहाँ मूर्ति है उसके ऊपर ये लिखा हुआ था। और वहाँ की जो राजकुमारी, मुझे उन्होंने कहा कि आप वो लिख के ले आइएगा, मैं भूल गई हूँ, क्योंकि वो राजकुमारी की इच्छा से ही वो मंदिर बना हुआ था। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस परिवार से ही बिलोंग करती हूँ। तो वो जिज्ञासा मैंने पूर्णिमा से पूछा, पूर्णिमा ने फला नंबर का गीता का आखिरी का श्लोक। तो मुझे लगता है कि आप लोग इतने विद्वान है, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मेरी जिज्ञासा की शांति वो करती है, तो आप ऐसा मत कहिए पूर्णिमा, मैं उस लायक हूँ नहीं। हाँ, आप बहुत, आपका ये बड़प्पन है और आपका आशीर्वाद हम सब पर इसी तरह से रहे। और मैं स्वयं को बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं भाग्यशाली मानती हूँ। और जहाँ तक नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथ का या विषय का प्रश्न है, तो ये जो ग्रंथ है ये स्वयं में एक कोश है। और मैं जब इस खैरागढ़ विश्वविद्यालय में आई, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है और बड़ी अनुकूलता है मेरे साथ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथ को लेकर मैं कुछ विचार कर पाऊंगी या सबसे सुन पाऊंगी। तो जब मैंने, क्योंकि जब मैंने संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश लिया था स्नातकोत्तर में, तो ऐसा कुछ उस समय का एक नियम था कि आपको एक पेपर छोड़कर लघु शोध करना होता था। और ऐसा कुछ उस समय रहा कि जो सप्तम प्रश्न पत्र था, जिसमें नाट्य शास्त्र और विभिन्न नाटक थे, मृच्छकटिक इत्यादि, तो मैंने वही प्रश्न पत्र छोड़ा। और इसी के परिणाम स्वरूप मुझे नाट्य शास्त्र के अध्ययन का ऐसा अवसर पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं प्राप्त हो पाया। पर जब मैंने इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, तब मैंने नाट्य शास्त्र का अध्ययन किया। और आदरणीय मैडम ने अभिनयों की चर्चा की, क्योंकि नाट्य शास्त्र केवल साहित्य भाषा का ग्रंथ नहीं, अपितु इसमें समस्त कलाएं हैं, इसलिए न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम जो कहा गया है, और जिसका आदरणीय मैडम ने भी किया। और वास्तविक यही है कि एक दर्शन है, ये दर्शन है। क्योंकि जब ये कहा जाता है, अभिनव गुप्त कहते हैं कि रस की जब अभिव्यक्ति होती है, तो ये रस कैसा है, ये जो रस है ये बताता है कि हृदय में कैसे स्फुरित हो रहा है। और जब रसाभिव्यक्ति होती है तो उस समय ब्रह्मानंद सहोदर के समान वो अभिव्यक्ति होती है। और जैसे निर्विकल्पक समाधि में व्यक्ति चला जाता है वेदांत के अनुसार, उस प्रकार ये निर्विकल्पक समाधि है और वास्तविकता यही है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मैडम ने हमारी आचार्य मांडवी मैम ने मेघदूत पर एक नृत्य प्रस्तुति दी थी। और ये जो प्रस्तुति थी वो उस समय ऐसा लग रहा था कि वास्तविक रूप में एक अलौकिक आनंद है, क्योंकि कला का भाव ही है कमलाति इति कला, यानी जो आनंद का अनुभव कराए वही कला है। तो ये जो एक वास्तविक अनुभूति होती है, तो नाट्य शास्त्र यदि सिद्धांत है और कलाकार के द्वारा प्रस्तुत की गई कला जो अनुभूति स्वरूपिणी है, वही नाट्य शास्त्र का प्रायोगिक स्वरूप है।
और नृत्य तालाश्रय जो नृत्य है और भावाश्रय नृत्य है, तो इन सब में जो एक अभिव्यक्ति है वो नाट्य का मुख्य आधार है। क्योंकि वस्तुतः काव्य को जब हम देखते हैं तो दृश्य श्रव्य के रूप में देखते हैं। दृश्य श्रव्य काव्य वर्तमान में ऐसा हुआ है कि कुछ श्रव्य काव्यों को भी दृश्य बनाया गया है। गीत गोविंदम है, मेघदूत है। अभी पिछले वर्ष मैंने एक प्रयास किया था जो अभी तक सफल नहीं हो पा रहा है, होगा ऐसा मुझे लगता है, कुछ नाट्य के विद्यार्थियों द्वारा उस पर आगे कार्य किया जाएगा। मेघदूत के जो श्लोक हैं मैडम, मैंने उन पर एक स्क्रिप्ट बनाई है, यानी संस्कृत में उस पर एक नाट्य रचना की। जितने श्लोक हैं, जैसे यक्ष है, यक्ष का कुबेर के पास विलंब से पहुंचना, कुबेर के द्वारा यक्ष को शाप देना, फिर इस तरह से जो घटनाएं श्लोकों में बताई गई है उसको मैंने एक के रूप करके प्रयास किया है। तो अभी तक उसका मंचन नहीं हुआ, तो हम प्रयास में हैं कि इस तरह से मंचन हो जाए। तो भाव यही है कि जो नाट्य है तो काव्य को भी नाट्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम नाट्य शास्त्र की दृष्टि को एक व्यापक रूप में देख सकते हैं। और मैडम ने आंगिक वाचिक आहार, ये सात्विक जो अभिनय प्रकारों की चर्चा की या अभिनय के विषय में बताया कि अभिनय का जो स्वरूप है वो वास्तविक रूप में, क्योंकि जब हम साहित्य और कला का समावेश करते हैं तो अभिनय जो है वो एक दृश्यात्मक अभिव्यक्ति है, और वहीं पर शब्द जो आते हैं, संवाद जो आते हैं, वे संवाद उसमें एक साहित्यिकता का पुट देते हैं। और जैसा कि मैम ने कहा कि नाट्य शास्त्र में जिज्ञासा है, प्रश्न, ये मूलतः संवाद से शुरू होने वाली कला है कि जो शिष्य हैं, कुछ मुनि हैं, भरत मुनि से प्रश्न करते हैं, ब्रह्मा जी से प्रश्न किए जाते हैं, तो उस तरह से ब्रह्मा जी जो है अपनी मानसी सृष्टि से भरत मुनि को बुलाते हैं, क्योंकि देवता जब ब्रह्मा जी के पास आते हैं, क्रीडनकम देहि जिसका संकेत मैम ने किया, तो सारे देवतागण जब ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि के द्वारा भरत मुनि और उनके 100 शिष्यों को बुलाया। तो इस तरह से ये प्रश्नोत्तर से शुरू होने वाली ये कला है। तो इसमें अगर हम शिक्षा की दृष्टि से, या जिसको हम कहते हैं बीएड की दृष्टि से, शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से इसको देखें, तो शिक्षा शास्त्र में जैसे कहा गया है कि कोई भी विषय प्रश्न से ही शुरू करना चाहिए। आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो पहले आप उनसे प्रश्न करिए, आपने क्या ये जाना है, ये देखा है, ये समझा है, फिर आप धीरे धीरे विषय के गंभीर ज्ञान तक जाइए। तो ये नाट्य शास्त्र की जो शैली है, जो कौशल है, वो मूलतः प्रश्नोत्तर कौशल ही है। यानी प्रश्नोत्तर कौशल से संवाद, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कलाओं तक ये कौशल जाता है। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय मैडम ने हम सबके साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त किया, अपने विचारों को रखा, और वस्तुतः जो है एक भावना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आज जो जुड़ाव मैं महसूस करती हूँ मैडम के साथ, वो एक स्नेह का जुड़ाव है। क्योंकि पद, आज मैडम का पद इतना बड़ा है कि मैं हर दृष्टि से अनुभव पद, हर दृष्टि से मैं उनसे कम हूँ, छोटी हूँ, पर एक स्नेह का भाव इतना ज्यादा है कि वो सारे पदों को समाप्त कर देता है। और जब पद समाप्त हो जाते हैं तो अपद, यानी एकमात्र भाव रहता है ईश्वरत्व का। तो कला में ईश्वर होता है, इसका प्रमाण स्वयं मैडम के रूप में दिखाई देता है, आचार्य के रूप में दिखाई देता है कि उन्होंने एक छोटी सी बात को याद रखा कि मैंने गीता के श्लोक का अर्थ बताया था। तो ये जो स्मृतियां हैं यही हमारे भावों का कारण है,
और इन्हीं भावों की चर्चा भरत मुनि ने की है। और आज मैं आदरणीय मैडम के प्रति कार्तज्ञ ज्ञापित करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। कई बार हम धन्यवाद, आभार या कृतज्ञता जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके लिए ये शब्द भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगी, बस इतना ही कहूंगी कि गुरो तव कृपाम विना तृण कणोपि न स्पंदते। और नमस्कार, नमो नमः, धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। निश्चित रूप से यह नाट्य शास्त्र जो एक संस्कृत में नई दृष्टि समाज के लिए उत्प्रेरक है, और जहां तक मैं समझता हूं समाज में संस्कृत को ले जाने का एक सबसे बड़ा साधन अगर देखें तो एक कला की संस्कृति के माध्यम से, हम नाट्य संस्कृति के माध्यम से जन जन तक इस भरत मुनि के कहे हुए वचनों को, अपनी संस्कृत के वाक्यों को अच्छे से चित्रकला के माध्यम से कलाकारों तक पहुंचा सकते हैं और वो अपनी कला को सुंदरता स्वरूप दे सकते हैं। बहुत सारे विषयों को आपने प्रतिपादन किया और सिंह मैडम महोदया के विषय में बहुत अत्यधिक श्रवण हुआ था। आज आप कार्यक्रम में उपस्थित हुई, आपका दर्शन हुआ आभासिक पटल के माध्यम से, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद विशेष रूप से संस्थान की ओर से ज्ञापित करता हूं। और आदरणीय प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा 2 शब्द हमें संबोधित करते हुए अपनी बात को रखेंगे। देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषं रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। विशेष रूप से आज के हमारे सूत्रधार मनीष जी और आज की हमारी मुख्य अतिथि, पहले हमारे छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति, अभी इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति, जिनके संपर्क में मुझे भी आने का, उनका सानिध्य का अवसर मिला। वहाँ के एक विशेषज्ञ अभ्यागत विद्वान के नाते, विशेषज्ञ के नाते मुझे विश्वविद्यालय मैडम जाना होता था। पूर्णिमा जी के और आपके सौजन्य से आज अच्छा संयोग हुआ कि हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान का ये जो कार्यक्रम है, पंचम दिवस आज संस्कृत महोत्सव का, तो विषय बहुत अच्छा चयन हुआ है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का। विश्व की समस्त कलाएं, ऐसी कोई कला ही नहीं है जिसको हम नाटक में प्रस्तुत कर ही नहीं सकते। न तत् काव्यम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। 14 विद्या 64 कलाएं नाटक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। वेद के साथ कुछ विध निषेध हैं, ये वेद पढ़ सकते हैं ये नहीं पढ़ सकते, लेकिन नाटक तो पंचम वेद है। ये तो सर्ववर्णमयो वेद है। सब लोग इसका पठन पाठन आचरण अभिनय सब कुछ कर सकते हैं। मेरे साथ सुखद ये है कि शिक्षक होने के साथ साथ मुझे कुछ अभिनय करने का भी अनुभव है। संस्कृत के नाटकों को प्रस्तुत करने का, संस्कृत के नाटकों को देखने का अनुभव रहा है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा अच्छा विषय है। और जैसा कि मैडम ने कहा, मैंने परसों चर्चा भी की थी कि विश्व का जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को, उसने भी इसको विश्व की समृद्ध धरोहर स्मृति माना है, नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता को। और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ गौरवान्वित है कि हमारे ग्रंथ रत्न हैं, हमारी कलाएं हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है। और शायद इसी पृष्ठभूमि पर वो वाक्य प्रसिद्ध हो गया, भारत जगत गुरु है। नाट्य शास्त्र के कारण भी, श्रीमद् भगवद गीता के कारण, और हमारे सभी समस्त ज्ञान विज्ञान को देख के भारत जगत गुरु है। यजुर्वेद में उल्लेख आता है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा।
ये पहली ऐसी संस्कृति है दुनिया की जिसका वर्णन विश्व ने किया है। आप सोचिए कि जिन अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाए रखा, उस देश का प्रधानमंत्री ऋषि बन गया, हमारे यहाँ का भारतीय एक व्यक्तित्व वो प्रधानमंत्री बन गया। विषय थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पे वो राजनीतिक उधर न जाए, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि संस्कृति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, नाटक के हिसाब से, कलाओं के हिसाब से, विद्याओं के हिसाब से, वो तो भारत का तो कोई पूरे भाव में, प्रतिभा में, आभा में, विभा में रत है और उसकी वर्षा भी करता है, इसलिए उसको भारतवर्ष कहते हैं। ज्ञान विज्ञान की वर्षा भी करता है। और श्रावण मास में अगर वर्षा की चर्चा नहीं करें, शिव जी की चर्चा नहीं करें, सबसे बड़े नर्तक और सबसे बड़े नाट्य और सबसे पहले नटराज भी वो कहलाते हैं। नृत्यावसान नटराज कहा गया व्याकरण के संदर्भ में भी और नाट्य शास्त्र के संदर्भ में भी। और जैसा कि कालिदास जी के श्लोक को मैंने उद्धृत किया, मतलब ये तो स्वांगे विभक्तम ददात, रुद्रेण इदम उमा कृतव्यतिकरे स्वांगे विभक्तम ददात। रुद्र ने, शिव जी ने इसको अपने साथ, अर्धनारीश्वर कहलाते हैं वो, शिव और पार्वती का। तो तांडव जो है शिव का ता और पार्वती का लास्य। इसके विशेषज्ञ मांडवी मैडम और हमारी मैडम दूसरी जो हमारी संस्कृत की, ये लोग ज्यादा जानते हैं, पूर्णिमा जी। लेकिन मैं भी थोड़ा सा अतिक्रमण करता हुआ नाट्य के उसमें अपने को डालते हुए ये कह सकता हूं कि तांडव का ता और लास्य का ला मिलके ही ताल बना है। और वो जो तांडव का जो भयंकर रुद्र नृत्य है और उसी तरह से लास्य जो कोमल नृत्य है पार्वती का, तो ये तो गीत है, संगीत है, नाटक है, काव्य है, संवाद है, भाषा है, ये सब मिलके ही तो नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र बनता है। आप देखिए काव्य या साहित्य, उसमें रस की महत्ता है और रस की परिभाषा आप देखेंगे तो वो भी भरत मुनि की दी हुई है। ऐसा कहते हैं कि भावानुभाव विचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, रस की निष्पत्ति इस तरह से होती है और रस काव्य की आत्मा है। और पूरे विश्व में ऐसा कहते हैं कि वो कैलिफोर्निया में बहुत फिल्में बनती हैं और बड़े भारी फिल्म वाले हैं, बहुत अच्छा वो करते हैं, कोई नहीं बना सकता। नाट्य शास्त्र में, भारतीय नाटकों में और कालिदास की रचना में कहीं ये लगता ही नहीं है। आप देखिए, हम एक भौं से 36 प्रकार का अभिनय करने का संकेत नाट्य शास्त्र में है। और हिंदी के जो बिहारी नाम के हमारे कवि हैं, उनके एक उदाहरण देता हूं। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। नैक कही बैनन सो, बहुत कही नैनन सो। कौन मुकाबला करेगा भारत का नाटक के संदर्भ में, नाट्य शास्त्र के संदर्भ में। और जिसके आचार्य भरत मुनि, रस शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि, तो ठीक कह दिया, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कला नहीं, शिल्प नहीं, कोई ऐसा योग नहीं, कर्म नहीं जो नाट्य शास्त्र में, नाटक में, मंचन पे नहीं बताया जा सकता हो। अगर मान लीजिए कि आप जो है अग्नि परीक्षा भी लें तो भाष नाटक चक्रे विक्षेपे क्षिप्ते परीक्षितम स्वप्नवासव दत्तम दाहको भून्न पावका। अग्नि भी स्वप्नवासव दत्तम नामक नाटक को, मतलब कोई भी कितना भी समय हो जाए, आपदा विपदाएं कुछ भी आए, कैसे कैसे यहाँ लूट की गई सामानों की, सोने की और काय काय की, लोग चुरा के ले गए, लेकिन नाट्य शास्त्र को, वेदों को, स्वप्नवासव दत्तम को, शाकुंतलम को कौन चुरा सकता है। और एक शाकुंतल के कारण से वर्षों लोग, महीनों नाचते गाते रहे विदेशी। और विस्तृत हो जाएगा विषय, मैं थोड़ा उसको समेटने की कोशिश करता हूं। आज के प्रशासनिक राजनीतिक क्षेत्र में भी नाटकों से बहुत शिक्षा मिलती है। आप भभूति के उत्तरामचरितम को ले लीजिए, तो स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति बेताल। लोकाराधन, लोकाराधन मतलब जनमत, पब्लिक ओपिनियन, जनता के मत के लिए मैं तो जानकी को भी त्याग सकता हूं, ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। आप देखेंगे कि इस तरह से जो शिक्षाएं हैं, और इसका प्रभाव देखिए फिल्मों तक बहुत पड़ा। संस्कृत के नाटकों के आधार पर आप देखेंगे कि मृच्छकटिकम, माटी के गाड़ी नाम से हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ी में और हिंदी में मिट्टी की गाड़ी नाम से फिल्में बनाई। शाकुंतल के नाम पर तो, शकुंतला नाटक के नाम से तो कितने नाटक हैं, कितनी फिल्में हैं, कितने धारावाहिक हैं। और रामायण धारावाहिक को भी देखेंगे तो वो वाल्मीकि रामायण और भरत मुनि के हमारे संकेत हैं जो नाट्य शास्त्र के वो हैं, उनके माध्यम से, विशेष रूप से भवभूति के उत्तर रामचरितम,
उसको लेकर भी जितने भी राम कथाश्रित नाटक हैं, फिल्में हैं, उन पर प्रभाव है। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। कुल मिला के यही है कि नाट्य शास्त्र, नाटक, अभिनय, इसकी दृष्टि से भरत मुनि प्रणम्य है, उनका नाट्य शास्त्र प्रणम्य है। समस्त ज्ञान विज्ञान और समस्त कलाओं का, विधाओं का रूप है वो। मैंने पंचम वेद के दृष्टि से भी उसको उल्लेख किया था। और काव्य को अगर पढ़ें, साहित्य को पढ़ें, तो वहाँ भी रस है, करुणा है, तो वो कहीं ना कहीं रस श्रृंगार विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन करुणा रस जो है, करुण रस, उसको भी काव्य की आत्मा माना गया है। काव्यस्य आत्मा सैव अर्थ तथा चादि कवि पुराह क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थ शोक श्लोकत्वमागतः। तो पहला जो श्लोक है, काव्य है, पंक्ति है, वो तो करुण और नाट्य और रस यहाँ से ही कहीं न कहीं किसी तरह से वो निकलता है। तो वेद से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। पंचम वेद की जिसको उपाधि दी गई, जिसकी विशेषता बताई गई है, तो इस तरह से तो कितना भी इस विषय में कहा जा सकता है। मुझे संक्षेप में अपनी बात कहने का निर्देश प्राप्त हुआ था। मैंने प्रयास किया कि संक्षेप ही होगा और विस्तार होगा तो ज़्यादा विस्तार नहीं, थोड़ा ही विस्तार हुआ है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे कहने के अवसर के लिए मैं संस्थान का कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से नाट्य शास्त्र हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है और आगे इस पर एक बड़ी परियोजना पर कार्य करने की अभिलाषा है। निश्चित संस्थान इस दृष्टि में आगे कार्य करेगा भी और इसको उद्देश्य हम यही रखेंगे कि हम समाज तक इस नाट्य शास्त्र को ले जाएं, कला के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से। इसमें आपका मार्गदर्शन अपेक्षित रहेगा और भी मैडम महोदया का अपेक्षित रहेगा। तो आज की जो मुख्य वक्त्री थी, हमारे बीच उपस्थित भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ से आदरणीय प्रोफेसर मांडवी सिंह महोदया जी का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोटि कोटि नमस्कार करता हूं और प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा महोदय जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में हमारे संस्थान के संगठन सचिव जुड़े हुए हैं, आचार्य मुकेश चौबे जी, तथा अन्य पदाधिकारीगण जुड़े हुए हैं। श्रीमती निशा चंद्रा जी जुड़ी हुई हैं और भी हमारे गणेश राम जी जुड़े हुए हैं, दुर्गेश नंदनी जी, योग्यता जी, सुल्ताना महोदया, तृप्ति महोदया, हेमंत शर्मा महोदया दुर्ग मंडल के संयोजक जुड़े हुए हैं, तृप्ति जी और अन्नपूर्णा जी, प्रकाश जी, सभी महोदय का, और अशोक नाइक महोदय का, विशेष रूप से सियाराम साहू महोदय जी भी जुड़े हुए हैं। उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हम निरंतर संस्कृत महोत्सव को एक अच्छे उत्साह के साथ मना रहे हैं। आप सभी का इसमें सहयोग है और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इसी के साथ ईश्वरी प्रसाद साहू जी भी जुड़े हुए हैं दुर्ग जिला से, दुर्ग मंडल से, संस्कृत शिक्षक, युवा संस्कृत शिक्षक जी जी, सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कल की जो प्रतियोगिता रखी गई है, छात्रों के लिए श्लोक प्रतियोगिता रखी गई है। निश्चित रूप से आप सभी आइए और छात्रों को प्रेरित करिए। छात्रों के लिए ये महोत्सव है, हम सबके लिए महोत्सव है और हम इसमें निरंतर भाग लेंगे। आइए हम विश्व कल्याण के लिए शांति मंत्र का पाठ करें, कल्याण मंत्र का पाठ करें और कल 6ठ दिवस में हम संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता में बच्चों को अधिक से अधिक नाम सूची के साथ संस्थान को प्रेषित करेंगे, जिससे हम इस प्रतियोगिता को अच्छे से मना सकें, संस्कृत महोत्सव को मना सकें। आइए हम मिलते हैं, कल्याण मंत्र में एक साथ ध्वनि उच्चारण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो प्रणामाः, धन्यवादाः। हर हर महादेव। हर हर महादेव।